और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, निरंजन पोद्दार जी और अरविंद जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अपने दोनों खास मेहमानों का हम यहाँ बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। निरंजन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह की यहाँ पर जीत नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका आज तमाम दिन भर के हालात पर। देखिए हिना जी, निश्चित रूप से अगर मैं बिहार के चुनावों की बात करूं तो जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों की अपेक्षा मेरे को, आपको और इसको उसकी तो बात छोड़िए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के जो नेता हैं, एनडीए के जो लीडरशिप है, उनको भी इन परिणामों की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इस प्रकार के परिणाम तो 2010 में भी नहीं आए। 2010 के जो परिणाम माने जाते हैं वो अभूतपूर्व परिणाम माने जाते हैं। और ये परिणाम अगर इन परिणामों की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है, यानी कि बिहार जो है एक तरह का महाराष्ट्र के चुनावों की चाल चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब इसके बारे में तमाम जो लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, उसके अंदर पक्ष वाले विपक्ष वाले सभी को इस चीज के लेकर बैठ करके मंथन करना पड़ेगा, जनता के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा और जनता की कहां उनकी त्रुटियां रह रही हैं, किस वजह से ये सारी की सारी चीजें। लेकिन आज की तारीख में हिना जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदकनीय राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुहाए। आज की तारीख में अगर कोई राजनीतिक विचारक, कोई राजनीतिक विश्लेषक, कोई राजनीतिक आलोचक अगर इनको कुछ सलाह मशविरा देता है तो ये उल्टा उस चीज को आत्मसात ना करके और उसके ऊपर उल्टा तोहमत लगाते हैं कि ये तो उससे बिका हुआ है, ये उससे बिका हुआ, उससे बिका हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए हिना जी, आप और मैं, हम लोग सब बिहार के राजनीतिक डिस्कोर्स के ऊपर नजर बना के रखे हुए थे। और आपको एक चीज और बता दूं, आज के 3 महीने पहले बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अलग था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो महागठबंधन है वो कहीं ना कहीं उसको एज था। उसका कारण ये कि पिछले 1.5-2 वर्षों से एक विशेषकर समय पीरियड बता रहा हूं, जिसके अंदर बिहार के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो समस्या उत्पन्न हुई सबके सामने है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि 12 किलोमीटर तक गोलियां चलाते हुए लोग मोटरसाइकिल के ऊपर पटना में घूमते कर रहे हैं, पुलिस नहीं से, ये सबने देखा। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के अंदर जो लाइव मर्डर हुआ वो सबने देखा, वो वीडियो वायरल हुआ। तो कानून व्यवस्था की स्थिति, उसके अलावा आप देखेंगे बैक टू बैक जिस तरीके से बिहार के अंदर पुल धराशायी हो रहे हैं। 6 महीने पहले जिसका अनावरण हुआ वो पुल धराशायी हो गया। 1 साल, मतलब 1 साल का पुल, 1.5 साल का पुल, 2 साल का पुल, जिस तरीके से अनवरत गिरते जा रहे थे, यानी कि उनके अंदर बड़ी चरम सीमा पे भ्रष्टाचार, और जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका बिहार की जनता लगातार झेल रही है, सारी चीजें थी। और इन चीजों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी 20 वर्ष की जो थी उसको जनता के बीच में उभारना चाहिए था, जिसकी जगह आपने देखा होगा अभी 2.5 महीने पहले राहुल गांधी जी ने जाकर के वो एटम बम फोड़ दिया, हाइड्रोजन क्या एक ऐसा मुद्दा ले आए जो मुद्दा अब चुनावों के दौरान आपको कहीं पे भी धरातल के ऊपर कहीं पे भी काम करता हुआ नहीं दिखा। और ये तो आपको एक चीज और बताऊं हिना जी, जी जिस दिन ये मुद्दा उठा था मैं उसी दिन ये कह रहा था कि भाई ये तो सामान्य से सामान्य आदमी को पता है कि इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि जिसका वोट कट गया वो चुनावों पे प्रभाव इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि वो तो वोट डालने ही नहीं जाएगा, और जिसका वोट नहीं कटा उसको इसलिए प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उसको पता है मेरा और मेरे परिवार का वोट कटा ही नहीं, तो ये तो मुद्दा ही बेकार का। तो कहने का तात्पर्य यही है, कहीं ना कहीं उन्होंने चुनावों की रणनीति को डाइवर्ट कर दिया। और उसके बाद में आपने देखा होगा किस तरीके से इनके बीच में गठबंधन संघर्ष चला कि नीतीश को, तेजस्वी जी ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी बना दिया, लेकिन उन्होंने सीएम प्रत्याशी नहीं बनाया। उसके बाद में सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन तक भी इनके बीच में आपस में एक दूसरे के जूतम पैदार चल रही थी। और उसके बाद में इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया कि जी 11-12 सीटों पे हमारी फ्रेंडली फाइट होगी। जनता इन चीजों को हिना जी समझती नहीं है क्या? बिल्कुल निरंजन जी, आपने यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है जो कि सियासी जो तज्जिया निगार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उस वर्ड के बखूबी मायने समझते हैं।
जूतम पैजार, और कहीं ना कहीं हम ये देखते रहे हैं कि इसी में उलझे रहे सीएम के चेहरे के ऊपर भी लगातार असमंजस की स्थिति लगातार यहां देखी गई। हमारे निरंजन पोद्दार जी, आपका हम जरूर रुख करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद एक ऐसा मौका आया है जब हम यहां पर बैठकर वाकई में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो जिस तरह से तस्वीर बदली है, उसके बारे में डिस्कशन करने का मौका मिला है। निरंजन जी, आपसे खास तौर पर समझना चाहेंगे, महागठबंधन में दो जो अहम पार्टियां थी, चाहे हम आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, इन दोनों ही पार्टियों ने कोशिश तो बहुत की आम लोगों से कनेक्ट करने की। कई मन लुभावने वादे यहां पर दिखाई दिए, लगातार वादों की झड़ी दिखाई दी, कई तरह की स्कीमें जो है तेजस्वी यादव उनका ऐलान करते नजर आए। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को लेकर आती रही जिससे उसको लगा कि शायद वो नौजवानों को साध लेगी, लेकिन दोनों ही तस्वीरें बिल्कुल उल्टी नजर आई। किस तरह से देखेंगे आप इन तमाम चीजों को? आखिर साध क्यों नहीं पाए एक आम वोटर को? देखिए हीना जी, क्यों नहीं साध पाए इस बात का जवाब मैं बाद में देता हूं। पहले हमारे यहाँ जो मेरे जो साथी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जी, अभी वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे, तो मेरे को एक कहावत याद आती है कि जिसके घर में दाने उसके कमले भी शाने। वो मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के ने ये, वो भारतीय जनता पार्टी ने ये, और नीतीश कुमार जी ने ये, मेरे को एक बात बताइए आप। और दूसरा, जो मेरी बहन जो जेडीयू की प्रवक्ता आपके साथ जुड़ी हुई है, वो ये कह रही थी कि जनता का भरोसा नीतीश कुमार जी के ऊपर। अरे भाई, पहले तो हमें यही चीज समझ में नहीं आई कि जनता का भरोसा तो नीतीश कुमार जी के ऊपर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हुआ था क्या भरोसा? भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव से 4 दिन पहले कहा है कि नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि जनता ने तो भरोसा कर लिया, लेकिन आपके गठबंधन ने भरोसा नहीं किया। दूसरी बात, जो मैं ये कह रहा हूं, अभी जो अरविंद जी कह रहे थे जी, भाई साहब, आपको पता है आज की तारीख में जो आप चुनाव जीतते हैं उसके अंदर आपकी कितनी खासियत है ये अलग मैटर है, लेकिन सामने वाला कितनी त्रुटियां कर रहा है ये बड़ा मैटर होता है। कई बार चुनाव आप अपनी काबिलियत से जीतते हैं, कई बार आप चुनाव सामने वाले की गलतियों से जीतते हैं। कोई भी मैच होता है। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि लगभग 13 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपके प्रचार करने के लिए दौड़ रहे थे, 28 केंद्रीय मंत्री वहां पर डेरा डाल के बैठे हुए थे। 32 निरंजन पोद्दार जी, हमने देखा कि बड़ी ही सफाई के साथ, बल्कि यूं कहना चाहिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ राहुल गांधी का वो बचाव करते भी नजर आए, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने बाकी जो दूसरे तमाम नेता हैं उनके बारे में भी पूरी हमने देखी इंतखाबी रैली, उसमें कभी कोई ऐसा वर्ड नहीं कहा कि जिससे आगे की राह कठिन हो। कहीं ना कहीं मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज है, इसकी तस्वीर बने नजर आए हैं। देखिए हीना जी, अगर मेरा विचार पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 के अंदर भी जो महागठबंधन के हाथ से सत्ता फिसली थी, उसके अंदर मैच का मुजरिम अगर किसी को कहोगे तो वो कांग्रेस थी। और इस बार भी जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां राजनीतिक रूप से रायता फैलाया, अभी पप्पू यादव जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन वो एक शेर है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है, किसने नहीं देखा राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी बात करें, या जो बिहार प्रभारी थे कृष्णा अल्लावरू उनकी बात करें, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी तो, वो एक प्रत्याशी को कह रहे थे भाई हमारी तो चल नहीं रही, सारे के सारे निर्णय पप्पू यादव ले रहे। अब बिहार के निर्णय कांग्रेस की तरफ से कौन ले रहा था? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि किस तरीके से बिहार कांग्रेस सीटों के अंदर झपटमारी कर रही थी, जबकि उनका संगठन नहीं है, ना उनके पास जिले का संगठन है, ना उनके पास तहसील का संगठन है, उनके पास इतना भी उनके पास कैडर नहीं है कि वो अपने दम पर राहुल गांधी जी की बड़ी सभा भी करवा सके। उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से केवल खेल बिगाड़ने के लिए, और स्थितियां आज ये है कि कोई कहता है कि ये जीते, कोई कहता है कि जी हम जीते। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो विपक्ष है उसकी स्थिति आज ये होगी कि वो अकेला भी दौड़ेगा तो सेकंड आएगा।
अन्यथा आपको मैं एक चीज, मेरे को एक चीज समझ में अभी तक नहीं आई, किसी ने मेरे को मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि अभी जुमा एक वर्ष ही तो पूरा हुआ है। 4 जून को रिजल्ट आए थे ना लोकसभा चुनाव के। प्रधानमंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर अगर परिणामों की बात करेंगे तो उन लोकसभा चुनावों की बात करेंगे, ये विधानसभा चुनावों की बात थोड़ी है। और दूसरी बात, जिस तरीके से अब ये बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे, देखिए सीधी बात आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि वास्तविकता ये है कि आज विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इन चुनावों के अंदर 2 चीजों का फर्क जरूर मैंने देखा है कि 2 गठबंधन लड़ रहे थे, एक महागठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। एक गठबंधन जो था वो ड्राइंग रूम में पॉलिसी बना रहा था और जनता के ऊपर उसको थोपने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा जो गठबंधन था एनडीए गठबंधन, वो जनता से फीडबैक ले रहा था और उसके बाद में ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिसी बना रहा था। तो इसकी वजह से, और उसके अंदर भी आपने देखा होगा कितनी चतुराई से चुनावों के दौरान और चुनावों से ठीक पहले 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। हाँ, ये 10-10 हजार रुपए डाल दिए और 2 लाख रुपए का प्रलोभन दे दिया कि अप्रैल तक जिन जिन महिलाओं ने स्वावलंबन उत्पन्न कर लिया उनको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब राजनीति इतनी सस्ती भी होती जा रही है कि जिस फ्री वीज की भारतीय जनता पार्टी मुखालफत कर रही थी, अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी कि ये फ्री वीज की राजनीति, आज कहीं ना कहीं बिल्कुल निरंजन पोद्दार जी, और इस पर भी लगातार हम अपने तमाम मेहमानों से बात कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे जो बिहार चुनाव के प्रभारी रहे हैं बीजेपी की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान का हमने लगातार देखा है कि उनका जो कौशल है, उनका जो नेतृत्व है, जिस तरह से पूरे बिहार चुनाव को उन्होंने साधा है, यही रणनीति इसी तरह से हरियाणा चुनाव अगर आपको याद हो, वहां पर भी उन्होंने बाकायदा रणनीति के साथ तमाम तर चीजें की थी। और ये भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बिना शोर शराबे के सिर्फ अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। इस चीज की कमी कहीं ना कहीं, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, महागठबंधन में नजर आती है। यहां श्रेय लेने की एक होड़ सी लगी रहती है। कहीं ना कहीं अब इस चीज को पीछे छोड़ना होगा। खास तौर पर कांग्रेस का जिक्र मैं यहां जरूर करना चाहूंगी। देखिए हीना जी, निश्चित रूप से अगर मान लीजिए आपकी टीम मैच जीतती है तो उसका श्रेय कप्तान को जाता ही है, उसका श्रेय रणनीतिकार को जाता ही है, उसका श्रेय उस हर व्यक्ति को जाएगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस टीम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप अगर भूपेंद्र यादव जी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए उनको श्रेय देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी आपने चर्चा की कि कई बार क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी क्या कहा कि कई बार क्या होता है कि आप अपने कौशल से, अपने परिश्रम से और अपनी काबिलियत से आप मैच जीते, और कई बार क्या होता है सामने वाली टीम हारती है इसलिए आप जीते हैं। यहाँ पे इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक चीज जरूर मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनावों के अंदर जिस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाई और चुनाव को डे टू डे बेसिस के ऊपर जो जिस प्रकार से ये जनता के फीडबैक से अपडेट रहे, ये निश्चित रूप से इसको विपक्ष को भी सीखना चाहिए और विपक्ष को इस चीज को समझना भी चाहिए कि जनता का सेंटिमेंट्स क्या है, जनता क्या सुनना चाहती है, जनता क्या देखना चाहती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव के 4 दिन पहले तक ये मस नहीं हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब इनको लगा कि भाई हाँ अब, और इसके अंदर सबसे बड़ी गलती हीना जी पता है विपक्ष ने क्या करी कि जिन नीतीश कुमार जी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो बिहार के अंदर जो काम नहीं हुए, जो असंतुष्टि लोगों की थी, उसके लिए लोगों की नाराजगी भुनानी चाहिए थी। उन्होंने इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कर दी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को सीएम नहीं बना रही, भारतीय जनता पार्टी सीएम नहीं बना रही, तो वो जो नाराजगी तो साइड में चलेगी, उल्टी सहानुभूति उत्पन्न हो गई। एक तो ये जो मैं कहूंगा कि जो विपक्ष है उसकी रणनीतिक त्रुटि, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चतुराई से अपनी चाल चलना। और मैं इस चीज को एक चीज और मानता हूं, जिस तरीके से अभूतपूर्व
बहुमत मिला है जी, एनडीए जी। गठबंधन को। जी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के सेवा को देख करके, उनके राजनीतिक कौशल को देख करके, और कहीं ना कहीं उनको, ये बिहार की जनता को पता है ये इनका आखिरी चुनाव है, जी। तो इनको एक फेयरवेल पार्टी के रूप में, इनको एक फेयरवेल इनाम के रूप में जनता ने बिल्कुल इतना बड़ा निरंजन मैंडेट पोद्दार दिया जी, है। देखिए यही एक जो जिसने जमीन पे काम किया है, जो हम कहते हैं कि जिन्होंने एक्सपीरियंस बोलता है, वो यहाँ आपके अल्फाज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पिछले इतने सारे चुनाव को हमने देखा है, हम उनका आनंद करते रहे, एनालिसिस हम करते रहे हैं, और आज जो बात तस्वीर आपने रखी बिल्कुल सही रखी कि बिहार की जनता जो है वो अब नीतीश कुमार को एक फेयरवेल देना चाहती थी, अच्छे से देना चाहती थी, और यहां पर अपोजिशन इसको कैश नहीं कर पाया। ये भी मुहावरा यकीनन सबने सुना होगा कि जो बेवकूफ दोस्त होता है उससे बेहतर है एक समझदार दुश्मन। ये हम लोग बचपन से सुनते रहे हैं और इसको अपने दिमाग में भी रखना चाहिए। यहाँ पर एक और नाम जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी वो नाम सुना है, प्रशांत किशोर पीके, कहीं बिल्कुल ही गायब होते नजर आए, जबकि एक जमाना था कि वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पूरा रोड मैप तैयार करते थे, और अब कहीं सिरे से उनके पैरों तले धरती जो है वो निकल गई। निरंजन जी कह रहे हैं आप? जी निरंजन जी। हाँ, देखिए हिना जी, निश्चित रूप से इन चुनावों की अगर आप देखेंगे तो इन चुनावों में सबसे बड़ा पीके जो साबित हुआ वो पीके हुआ, कि जिस तरीके से आपने देखा होगा वो एक फिल्म आई थी पीके है का, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को पीके ही बना करके और वापस घर भेज दिया। क्योंकि जिस तरीके से 3 वर्षों तक वो गांव कदम कदम बिहार को उन्होंने नापा, और बिहार के अंदर एक उन्होंने एक जिसको कहते हैं राजनीतिक गर्मी उत्पन्न की, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो एक वाइसो वर्षा यानी कि एक विशेष सर्कल जो उनके साथ लगा, उस विशेष सर्कल को वो तोड़ नहीं पाए, क्योंकि 2 हाथियों की लड़ाई चल रही थी, एक हाथी एनडीए गठबंधन, दूसरा हाथी महागठबंधन। तो एनडीए गठबंधन के जो प्रशंसक, जो समर्थक, जो वोटर थे, उनको ऐसा लगता था कि प्रशांत किशोर जो है हमारा वोट कटवा है, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन था उसको ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर हमारा वोट कटवा है, कहीं हमारा वोट काट करके हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस चक्कर में उनकी आप ये समझ लीजिए राजनीतिक रूप से उनकी भ्रूण हत्या हो गई, मैं तो इसको यूं कह सकता हूं। बिल्कुल। और हमारा निरंजन पोद्दार जी आपका रुख करना चाहेंगे, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे निरंजन जी कि जिस तरह से हम लगातार देखते रहे हैं कि एक बेहतरीन रणनीति की जरूरत होती है किसी भी इलेक्शन में लड़ने के लिए, और आपको पहले दिन से उसके लिए काम करना पड़ता है, आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, उनके लोकल जो इश्यूज हैं उनको समझना पड़ता है, जमीनी सतह पर उतरना पड़ता है। लेकिन यहां अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, क्योंकि ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा था सबसे ज्यादा तेजी से इस बार ये नाम उतरा, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये वोट में तब्दील नहीं हो पाया, क्या वजह देखेंगे? देखिए हिना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे साथी पैनलिस्ट हैं अरविंद जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने आज आपके राष्ट्रीय चैनल के ऊपर ये बात कह करके, कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी इनको सुन रहे होंगे, कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि शब्दों की मर्यादा देखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जनसभाओं के अंदर भी जो भारत के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर शब्दों की मर्यादा टूट रही है, उसको लेकर के हर एक व्यक्ति उसी व्यथित है, क्योंकि गरिमा पद की भी होती है और गरिमा शब्दों की भी होती है। तो जिस तरीके से अभी बिहार के विधानसभा चुनावों के अंदर भी कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मेरे को तो सीखने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे हिसाब से क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगु मारे इलाज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अगर शुरुआत ऊपर से हो, यानी कि बड़ों से हो, तो शायद हो सकता है हम भी उसका अनुसरण आगे करते रहेंगे। अब जो आपने प्रश्न पूछा उसका मैं उत्तर ये देना चाहता हूं कि देखिए, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए कि कई बार क्या होता है कि जो
तेजस्वी यादव जी की आप बात कर रहे हैं, तो इस बार तेजस्वी यादव के लिए मेरे हिसाब से ये उनके जीवन काल का सबसे कठिन चुनाव था। उसका कारण ये है कि इस बार वो न केवल प्रतिद्वंदी से घिरे हुए थे, बल्कि वो अपने घर में भी उनके अपने सगे भाई उनको हराना चाह रहे थे, उनकी अपनी सगी बहन उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर समझ लीजिए राजनीतिक आक्रमण कर रही थी। और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी, पीके, प्रशांत किशोर, और ये एक कहने का तात्पर्य ये है कि इस बार का चुनाव जो जिस प्रकार से उनके चारों तरफ इर्द गिर्द जो घेराव हुआ था, उस घेराव को, उस चक्रव्यूह को वो कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पाए। उसका ये परिणाम था कि जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों में आपने देखा होगा कि ऐसा लगा कि जैसे पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों की अगर मैं कोई सबसे बड़ी उपलब्धि कहूं तो वो तेजस्वी यादव का नेतृत्व मैं उसको उपलब्धि कहूंगा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव जो जिसका निर्माण 2020 में हुआ था, कहीं ना कहीं वो ध्वस्त होते हुए दिखे। और उसका केवल और केवल कारण अनुभवहीनता, कुछ लोगों के ऊपर उनका आश्रित हो जाना, परिवार में फूट हो जाना, और साथ में इस चीज में भी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई जब इतने बड़े प्रतिद्वंदी से हो, जिसके पास 32 हेलीकॉप्टर किराए पे लेने की क्षमता हो, जिसके पास अकूत संपत्ति हो, जिसके पास अनलिमिटेड संसाधन हो, 30 केंद्रीय मंत्री, 13 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और उसके ऊपर एक ऐसा संगठन जो समझ लीजिए धरती के अंदर रह करके, मैं बात कर रहा हूं आरएसएस की, यानी कि धरातल के नीचे रह करके जो काम करता है, जिसका ना कहीं टीवी में कोई चेहरा होता, ना अखबार में कहीं कोई उसका नाम होता, और वो संगठन, और उसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी या पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क अगर संघर्ष करता हुआ दिखा, तो इसको भी मैं तो ये मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की हिम्मत है कि वो इतना झेल पाए। वरना जिस तरीके से इस बार उनके गठबंधन के अंदर जो गठबंधन हो रखा था, वो एक दूसरे को समझ लीजिए जूतम पैजार, जैसे मैंने पहले भी बोला, जिस तरीके से छीना झपटी चल रही थी कि भाई और उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सारा सब कुछ सामान्य हो गया। ठीक है, अशोक गहलोत जी और ये जो नई टीम जाने के बाद में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गया। वीआईपी के मुकेश सैनी जी को उप मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने वो शर्त मान ली, इनके लिए मुख्यमंत्री के लिए मान ली, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर वो जुड़ाव हो नहीं पाता है हीना जी, क्योंकि जो ऊपर से वैमनस्य से चलता है ना, कार्यकर्ता ऊपर वाले तो बैठ करके कहीं ना कहीं निरंजन पोद्दार जी, आपने जुड़ाव की यहाँ पर बात की है, और चूंकि एक महिला होने के नाते यहाँ पर मैं महिलाओं की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में जो महिला फैक्टर था, जो लेडीज विमेन एम्पावरमेंट थी, वो कहीं निकलकर सामने आई है। और महिलाओं ने, भारत की आधी आबादी ने यहाँ जिस तरह से इस पूरे इलेक्शन की तस्वीर बदली है, उसको लेकर मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ यहाँ पर एनालिसिस करें सर। देखिए हिना जी, निश्चित रूप से अगर मैं भारत की महिला समाज की बात करूं तो भारत की महिला समाज बनिस्पत पुरुषों के ज्यादा संवेदनशील है, और ज्यादा अपने बच्चों के, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, सबके लिए वो चिंतित रहती है। और उसको जो जिस तरीके से समाज के अंदर कोई भी प्रकार की अशांति या समाज में कोई भी प्रकार की अस्थिरता होती है, तो मेरे हिसाब से महिला उस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और इसमें बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के शासनकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी कमाई है कि उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं को स्थानीय स्तर की नौकरियों के अंदर भी 30% आरक्षण दिया, उनको निकाय चुनावों के अंदर 50% का उनकी भागीदारी करी, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का एक एम्पावरमेंट किया। ठीक है, धरातल के ऊपर फलीभूत हुआ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से नशाबंदी, शराबबंदी, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने, आप ये मान के चलिए, अपनी एक अलग से महिला वोटरों को अपनी एक नीतीश कुमार जी की एक ये फोर्स, और बाकी भी अगर आप देखेंगे तो देखिए जी, ये चीज आप ये मान के चलिए कि जनता के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बयानबाजी, कुछ भी वायदे प्रतिवायदे चुनावों के अंदर सारे के सारे जबानी जमा खर्च चलते हैं, लेकिन भरोसा किसका होता है? भरोसा उसका होता है जिसका चित्र और जिसका चरित्र, जिसका चरण और जिसका आचरण, जिसके वचन और जिसके प्रवचन में समानता नजर आती है। तो पार्टी की यहाँ पर जीत हुई है और उसको